चलिए हम इंडियन जियोग्राफी के रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में अब हम मृदा के पास आ रहे हैं। अब हमें मृदा के बारे में रिवीजन करना है और उसके पहले हमने भारतीय जलवायु के बारे में रिवीजन किए थे। उसमें एल नीनो और ला नीनो के बारे में भी देखा था। अब हम देखते हैं मृदा के बारे में। तो मृदा किसे कहते हैं? तो भूप्रकृति में प्राप्त होने वाली भूप्रकृति में प्राप्त होने वाली कार्बनिक एवं अकार्बनिक खनिजों का वैसा जटिल मिश्रण जिसमें अनुकूल आर्द्रता एवं अनुकूल तापमान के कारण वनस्पतियों के विकास के लिए जो आदर्श दशाएं प्राप्त होती है उन्हें मृदा कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में प्राप्त मिट्टियों को निम्नलिखित मुख्य 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में प्राप्त होने वाली जितने भी मिट्टियां हैं 8 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि इसमें जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखें तो कुल जलोढ़ मिट्टी जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर विस्तृत भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, जिसकी प्राप्ति उत्तर भारत के मैदान में होती है, प्रायद्वीपीय नदी घाटियों में होती है और तटीय मैदानों में होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 43% भाग पर विस्तृत है और भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, और जिसकी प्राप्ति उत्तर भारत के मैदान में, प्रायद्वीपीय नदी घाटियों में होती है, फिर तटीय मैदानों में इसकी प्राप्ति होती है जलोढ़ मिट्टी की। और यह मृदा विभिन्न प्रकार के खनिजों से युक्त है और जैसे दोमट मिट्टी प्रकार की है ये, जैसे कि ये लॉन्गी सॉइल हो गए। तो ये जिससे ये जो मृदा है जलोढ़ मिट्टी जो है ये विभिन्न प्रकार की खनिजों से भी युक्त है और ये दोमट प्रकार की मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी है, परंतु पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम आदि की जो कैल्शियम है, पोटास है, फास्फोरेट है, इसकी आदि जैसे इतने भी ये खनिज हैं इनकी संतुलित मात्रा इसमें पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में, और जिसके कारण उच्च उर्वरता की शक्ति से युक्त भी है, जिसमें चावल, गेहूं, जूट, गन्ना एवं विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जियां का भी उत्पादन करती हैं। उसके बाद दूसरी मिट्टी आती है लाल पीली मिट्टी। और ये जो लाल पीली मिट्टी है भारत के लगभग 18% क्षेत्रफल में, भारत के जितने भी भौगोलिक प्रदेश हैं उनमें 18% क्षेत्रफल में ये पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। और इस मृदा का निर्माण आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ। जो आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानें हैं उनके अपरदन से ही लाल पीली मिट्टी का भारत में निर्माण हुआ है, और इसमें लोहे की अंश की प्रचुरता होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, तथा जहाँ पर इस मिट्टी का संयोग जल से हो जाता है वहाँ ये मिट्टी पीले रंग की प्राप्ति होती है। और विभिन्न पोषक तत्वों एवं ह्यूमस की अनुपस्थिति के कारण इसमें विभिन्न पोषक तत्व और जो ह्यूमस होती है इसमें अनुपस्थिति होती है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण ही यह निम्न उर्वरता वाली मिट्टी है और जिसमें उर्वरकों के प्रयोग से कृषि की जा सकती है, जिससे इस मिट्टी में जो ये मृदा है इसमें पोटास संतुलित मात्रा में, फास्फेट जो पोटास है संतुलित मात्रा में प्राप्त होती है, जो फास्फेट है अल्प मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि नाइट्रोजन, ह्यूमस, कैल्शियम जैसे तत्वों के प्रचुरता के कारण केवल मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है लाल पीली मिट्टी में। उसके बाद तीसरी मिट्टी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है भारत के जो भौगोलिक जितने भी प्रदेश हैं तो लगभग 15% क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। माने जो भारत के जितने भी भौगोलिक प्रदेश हैं उसमें से 15% क्षेत्रफल पर काली मिट्टी की प्राप्ति होती है, और जहाँ ये दक्कन लावा हो गए वहाँ पर होती है। तो दक्कन लावा के अपक्षय से ही, जो दक्कन लावा है उसके अपक्षय से ही निर्मित हुई है काली कपासी मृदा, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यह मृदा कैल्शियम एवं लोह धात्विक खनिजों की प्रचुरता होती है इसमें, परंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस जैसे तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है, और पोटास तथा फास्फेट जैसे जो तत्व होते हैं वो संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। और जो ये काली कपासी मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, यह मृदा भारत की चैर नोज में कहलाती है, और कैल्शियम की स्थिति में इसका कैल्शियम की उपस्थिति के कारण इसकी जल धारण क्षमता भी उच्च होती है। इसलिए कपास के अलावा इसमें गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि के उत्पादन की दृष्टि से भी ये जो काली मिट्टी है ये महत्वपूर्ण है। और ये मिट्टी जब ये सूखती है तो सूखने पर दरारों के साथ विखंडित भी हो जाती
जाती है, जिसके कारण स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद चौथी मिट्टी आती है पर्वतीय मिट्टी। जो ये पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी जो है ये पर्वतीय ढालों एवं घाटियों में उच्च अपर्दन एवं अपक्षय प्रक्रिया से निर्मित होती है। और यह अपरिपक्व मृदा, ये अपरिपक्व मृदा है, ये अपरिपक्व मृदा भारत के लगभग 5.5% मृदा वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है। मैंने भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 5% 5 ही पाई जाती है। और वनस्पतियों से ढके होने के कारण, वनस्पतियों से ढकी होती है, वनस्पतियों के ढके होने के कारण कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु अपर्दन क्रिया से अन्य खनिजों का भी अभाव आदि के कारण कृषि के दृष्टिकोण से ये उत्तम नहीं होती है। यह मुख्य रूप से फलों उद्यान, मैंने फल के उत्पादन किया जाता है, तो फलों उद्यान कृषि एवं रोपण कृषि आदि के लिए ही जानी जाती है। और तथा पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेतों का भी निर्माण करके कृषि किया जा सकता है। हिमालय, जैसे कि हिमालय में अरावली हो गए, फिर पूर्वी घाट हो गए, सतपुरा हो गए, पूर्वी घाट में ये पाई जाती हैं पर्वतीय मृदा। और उसके बाद जो पांचवा मृदा है मरुस्थलीय मृदा। जो पांचवा मृदा है इसका नाम है मरुस्थलीय मृदा। ये भारत के लगभग 4.5% ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये भारत के लगभग 4.5% मृदा वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाली यह मिट्टी उत्पत्ति के दृष्टि से जलोढ़ मृदा का उदाहरण है, जिसमें पोटास, फास्फेट एवं कैल्शियम जैसे तत्व एवं पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, परंतु जल के अभाव से कार्बनिक तत्व की कमी भी पाई जाती है और इसलिए यह अनिवार्य है। और परंतु जहाँ सिंचाई साधनों की उपलब्धता होती है वहाँ पर यह उर्वर वर्ग में आती है। और वैश्विक तापन जैसे क्रियाओं ने मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को भी बढ़ाया है, जिससे इस मृदा क्षेत्र का निरंतर विस्तार ही हो रहा है। उसके बाद लेटराइट मृदा आती है। ये छठा मृदा है, लेटराइट मृदा। यह लेटर शब्द का अर्थ है, लेटर शब्द से बना है लेटराइट मिट्टी। तो लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट, अर्थात ईंट के भांति लाल रंग की कठोर मिट्टी। और इसका नामकरण बुकानन महोदय द्वारा किया गया था। और यह मिट्टी उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका निर्माण उच्च निष्क्षालन प्रक्रिया से होता है। अम्लीय प्रक्रिया की इस मिट्टी में कैल्शियम एवं सिलिका आदि निष्कासित हो जाते हैं, जबकि मिट्टी के ऊपरी परत में फेरस, एल्युमिनियम जैसे तत्वों की भी प्रचुरता पाई जाती है। और इसलिए यह मृदा नमी पाने पर मुलायम रहती है, परंतु सूखने पर अत्यंत ही कठोर हो जाती है। और इसकी प्राप्ति पश्चिमी घाट में होती है, पश्चिमी तटीय मैदान में भी होती है, पार्कलैंड आदि क्षेत्रों में इसकी प्राप्ति होती है। और यह मृदा यहाँ पर इस मृदा में चाय, कॉफी, रबर आदि की उत्पादन के दृष्टि से उपयोगी होती है। और साथ ही पश्चिमी तटीय मैदान से चावल का भी उत्पादन किया जाता है लेटराइट मृदा में। उसके बाद सातवां मृदा आता है, जिसका नाम है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ये जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा है इसके बारे में देखें तो वैसी मृदा, इसका उदाहरण देखें तो वैसी मृदा जिनका pH मान 7 से अधिक हो। और भारत में यह मिट्टी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के साथ साथ अत्यधिक नहरी सिंचाई वाली क्षेत्रों में पाई जाती है। नहरी सिंचाई वाली क्षेत्रों में कैसिकीय क्रिया द्वारा विकसित भी हुई है। और मिट्टी के ऊपरी सन स्तर को सूखने पर निचले सन स्तर का जल कैसिकाओं के माध्यम से अर्ध संचरित होने लगता है, जिसमें निचले स्तर के क्षार एवं जो लवण तत्व भी घुल जाते हैं। और कैल्शियम जल का सूर्य किरणों के प्रभाव से जल वाष्प हो जाते हैं, जबकि लवण तत्व, क्षार तत्व मिट्टी के ऊपरी स्तर में शेष बचे रह जाते हैं। और ऐसी मृदा ही स्थानीय रूप से रेह, ऊसर, कलर, धूल नामों से जानी जाती है। जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा होती है ये वैसी मृदा होती है जिसमें pH मान 7 से अधिक हो जाते हैं। और भारत में यह मिट्टी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के साथ साथ अत्यधिक नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों में कैसिकीय क्रिया द्वारा विकसित भी हुई है। और मिट्टी की ऊपरी जो सनस्तर है, ऊपरी सनस्तर को सूखने पर, जब ऊपरी सनस्तर सूखती है तो उसके सूखने पर निचले जो सनस्तर होते हैं तो निचले सनस्तर का जल केशिकाओं के माध्यम से अर्ध संचरित होने लगते हैं। और जिसमें निचले सनस्तर के क्षार एवं लवण तत्व भी घुल जाते हैं। और कैसिकीय जल का सूर्य किरणों के प्रभाव से, जब कैसिकीय जो जल है सूर्य किरणों के जब प्रभाव पड़ता है तो सूर्य किरणों के प्रभाव से जल वाष्प हो जाते हैं। और जबकि लवण तत्व, क्षार तत्व मिट्टी के ऊपरी सनस्तर में ही शेष बच जाते हैं। और ऐसी मृदा ही स्थानीय रूप से
कई नामों से जाने जाते हैं। स्थानीय रूप में कहीं पर रेह नाम से जानी जाती है, कहीं पर उत्सर्ग, कहीं पर कलर, धूर आदि नामों से ये जाने जाते हैं। और यह एक अनुर्वर्धन मृदा है जिसे उपचारित करने के लिए धान की कृषि करते हैं, जिप्सम का भी छिड़काव करते हैं। और उसके बाद सिंचाई पद्धति में बदलाव कर आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाया जाता है, जैसे कि बूंद या टप सिंचाई, और उसके बाद फव्वारा सिंचाई के माध्यम से इस पर कृषि किया जाते हैं। उसके बाद आठवां मृदा है जिसका नाम है पीट मृदा। यह जो मृदा है यह जल जमाव वाले दलदलीय क्षेत्रों में विकसित होने वाली मिट्टी है। ये जो पीट मृदा जो है ये जल जमाव वाले दलदलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ विकसित होने वाली मृदा है, जिसमें सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, और इसलिए यह मृदा गहरी नीली या काले रंग की होती है। और जैव रासायनिक प्रक्रिया के कारण यह मृदा भी अम्लीय प्रकृति की होती है, और इस मृदा की प्राप्ति तटीय झीलों, डेल्टा क्षेत्रों तथा कच्छ का अरण्य में भी मुख्य रूप से इसकी प्राप्ति होती है। इसका उपयोग जल कृषि के लिए ही किया जाता है। उसके बाद मृदा संबंधी समस्याएं। देखिए कौन कौन सी मृदा संबंधी समस्याएं आती हैं। तो मृदा जो है वो प्रकृति का सर्वाधिक मूलभूत संसाधन है, जिस पर संपूर्ण पृथ्वी का जैविक घटक आश्रित भी है, और वर्तमान में यह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, जिसके कारण मृदा में गुणवत्ता एवं मात्रात्मक नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। और मृदा में उत्पन्न अक्षांशीय नकारात्मक परिवर्तन को मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है। तथा यदि मृदा प्रदूषण के साथ साथ मृदा में जो प्रदूषण है, प्रदूषण के साथ साथ अपरदन, मरुस्थलीकरण, अम्लीकरण, क्षारीयकरण और लवणीकरण, विषाक्तीकरण, सुपोषीकरण एवं जल जमाव जैसी समस्याओं को जोड़ दिया जाए तो इन समस्याओं की समग्रता ही मृदा निम्नीकरण होती है। जैसे कि जब मृदा जो है वो प्रकृति के का सर्वाधिक मूलभूत संसाधन है, जिस पर संपूर्ण पृथ्वी का जैविक घटक आश्रित है, और वर्तमान में यह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रही है और है भी, जिसके कारण मृदा में गुणवत्ता एवं मात्रात्मक नकारात्मक परिवर्तन भी आए हैं। और मृदा में उत्पन्न अक्षांशीय नकारात्मक परिवर्तन को जो परिवर्तन आते हैं उसको मृदा प्रदूषण कहा जाता है। और तथा जब मृदा प्रदूषण के साथ साथ अपरदन, मरुस्थलीय जोड़ दिया जाए, मरुस्थलीकरण, अम्लीकरण, क्षारीयकरण, लवणीकरण, विषाक्तीकरण, सुपोषीकरण एवं जल जमाव जैसी समस्याओं को जोड़ दिया जाए तो इन सारी समस्याओं को जोड़ने के बाद जो समग्रता होती है तो उसे ही मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। और मृदा निम्नीकरण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मृदा अपरदन का होता है। मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा अपरदन जैसे मृदा कणों का एक दूसरे से विलग होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन मुख्य रूप से जल है, वायु, हिमानी, सागरीय तरंगे द्वारा ही किया जाता है। और जल अपरदन क्या है? तो जल अपरदन में जैसे बूंद प्रभाव, बूंदाघाट, चादरी अपरदन, गार्तिका अपरदन, नलिका अपरदन, अवनतिका अपरदन, और जो जल द्वारा अपरदन किया जाता है मृदा का, तो ये बूंद प्रभाव से हो गए, बूंदों के प्रभाव से भी मृदा अथी होती है। उसके बाद बूंदा घाट हो गए, चादरी अपरदन हो गए, अपरदन होते हैं, गतिका अपरदन होता है, नलिका अपरदन होता है, और नलिका अपरदन होता है, फिर नदी अपरदन। इसमें सबसे मृदा निम्नीकरण होता है जो नदी अपरदन है। और इसके बाद पवन अपरदन, पवनों के द्वारा भी अपरदन होता है मृदा का, जिससे कि खिंचाव बल के कारण अपरदन होता है मृदा का। अपघर्षण बल, उसके बाद सन्निघर्षण बल, निलंबन, इन सबसे अपरदन होता है मृदा का पवनों द्वारा। उसके बाद हिमानियों द्वारा भी अपरदन होता है, जैसे कि उत्पादन द्वारा, उसके बाद अपघर्षण द्वारा, सन्निघर्षण द्वारा, हिमानियों द्वारा होता है। तरंगों द्वारा जैसे जल दबाव, अपघर्षण, सन्निघर्षण द्वारा भी तरंगों द्वारा मृदा का अपरदन होता है। अम्लीकरण क्या है? तो मृदा में अम्लीकरण की समस्या मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होती है, और इसके अलावा विभिन्न उद्योगों के समीप एसिड रेन, जिसे अम्लीय वृष्टि भी कहा जाता है, एसिड रेन से भी मृदा का अम्लीकरण भी हो रहा है। क्षारीयकरण एवं लवणीकरण क्या है? तो जो क्षारीयकरण लवणीकरण क्या है, तो यह समस्या गलत सिंचाई पद्धति का परिणाम होते हैं। जो क्षारीयकरण और लवणीकरण है तो गलत सिंचाई पद्धति की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें अति सिंचाई के लिए कैल्सिकीय प्रक्रिया को जन्म देकर मृदा में लवण तत्वों को वृद्धि कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्षारीयकरण और लवणीकरण
समस्या उत्पन्न होती है। और उसके बाद मृदा विषाक्तीकरण क्या है, तो जब रासायनिक कीटों की जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं एवं खरपतनाशी मृदा को सर्वाधिक विषाक्त करते हैं, और इसके कारण ही नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि का उत्पन्न होता है। मृदा सुपोषीकरण क्या है, तो मृदा में आवश्यकता से कहीं अधिक पोषक तत्वों की आपूर्ति, जिससे मृदा संघनन में उत्पन्न परिवर्तन मृदा उर्वरता को कम कर देता है। और उसके बाद मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है, तो हम विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा मृदा के गुणों में हो रहे ह्रास जो हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि यांत्रिक विधि द्वारा जैसे कि इसमें सीढ़ीदार कृषि कर सकते हैं। पर्वतीय ढालों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जाती है। फिर समुच्चय रेखीय जुताई एवं बांधिकीय निर्माण करके कृषि किया जा सकते हैं। फिर समुच्चय रेखीय गर्तिकाओं द्वारा कृषि करके, फिर नदियों के ऊपरी जल मार्गों को बहुशाखीकरण, ताकि बहुशाखीकरण बाढ़ की समस्याओं से निशाक्त मिल सकते हैं। उसके बाद फिर नदी जल मार्गों में छोटे छोटे बांधों का निर्माण करके फिर इसका अपरदन रोक सकते हैं। उसके बाद पवन द्वारा किए जाने वाले अपरदन मरुस्थलों के प्रसार को रोकने के लिए भी निम्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर यांत्रिक दीवार बनाकर हरित मेखला करके, फिर हरित मफलर। उसके बाद सागरीय तरंगों के अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय मैंग्रोव वनों का विकास करके इसका अपरदन रोका जा सकता है। उसके बाद दूसरा आता है, जैसे पहला ये हो गया यांत्रिक विधि, अब दूसरा होता है कृषिगत विधियों द्वारा। कृषिगत विधियों द्वारा भी इससे अपरदन को रोक सकते हैं, मृदा अपरदन को। जैसे कि संस्यावर्तन द्वारा, जैसे कि एक ही फसल नहीं बोया जाता, अलग अलग फसलों को बुआई करके। उसके बाद सस्य संयोजन द्वारा, फिर जैविक कृषि द्वारा, जैसे कि जैविक कृषि में जैविक उर्वरक, कीटनाशक एवं खरपतवारनाशी का प्रयोग, फिर हरित खाद, वनस्पति खाद, गोबर आदि का प्रयोग करके। उसके बाद मृदा जिससे अपरदित होती है, दूषित होती है, उसमें परिवर्तन नकारात्मक आ भी आ रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए हरित खाद, वनस्पति खाद, गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। फिर नीली हरित शैवाल का प्रयोग, फिर एजोटोबैक्टर का प्रयोग करके, फिर बर्मी कंस्टोपर के उपयोग करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्टॉबर्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फसलों के डंठल को खेतों में ही रहने देना, ताकि पवन एवं जो जल अपरदन प्रक्रिया से मृदा को बचाए रख सकते। जो फसल के डंटे होते हैं, अगर उसे हम खेत में ही छोड़ देंगे तो जो पवन से अपरदन होता है या जल द्वारा मृदा का अपरदन होता है, वो अपरदन से मृदा बच जाएगी और पुनः यह डंठल मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अतः ये ह्यूमस का भी निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम मल्चिंग के द्वारा भी अपरदन को रोक सकते हैं, जैसे कि फसल अवशिष्ट, जैसे जो पराली या पुआल होते हैं आदि से ढक दे अगर जो मृदा को। इस प्रक्रिया से भी पवन एवं जल अपरदन को रोका जा सकता है तथा मृदा में जैविक पदार्थ को मिश्रित भी कर सकते हैं। उसके बाद जैविक विधि आता है। जैविक विधि में वनीकरण कर सकते हैं, पुनः वनीकरण कर सकते हैं, फिर कृषि वनीकरण, सामुदायिक वनीकरण द्वारा भी अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद सिंचाई पद्धति में कुछ बदलाव करके अपरदन को रोक सकते हैं, जैसे कि बूंद सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं या फुहार सिंचाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आधुनिक सिंचाई पद्धति के प्रयोग से मृदा अपरदन, निक्षालन, कैशिकीय क्रिया जैसे क्रियाओं से बचा जा सकता है, जिससे मृदा संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण भी हो सकता है। उसके बाद भारत में प्राप्त होने वाली वनस्पतियों के बारे में देखें तो भारत में प्राप्त होने वाली वनस्पतियां भौगोलिक एवं मौसमी विविधताओं के कारण बहुविधि प्रकार की होती है, जिसे भारत वन्य सर्वेक्षण विभाग के सदस्य रहे पूरी एवं चैंपियन महोदय ने मूल रूप से 3 भागों में विभाजित भी किया है। जैसे भारत के जो वनस्पति हैं, भारत में प्राप्त होने वाली जो वनस्पतियां हैं भौगोलिक एवं मौसमी विविधता के कारण मौसमी और भौगोलिक विविधता के कारण बहुविधि प्रकार की हैं भारत की जो वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, और जिन्हें भारत वन्य सर्वेक्षण विभाग के जो सदस्य हैं पूरी एवं चैंपियन महोदय ने मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है भारतीय वनस्पति को।
ध्यान देने योग्य है कि वनस्पति अध्ययन दृष्टिकोण से एक पारिस्थितिकीय विचार है, जबकि वन्य आर्थिक इकाई है और प्राकृतिक रूप से स्थानीय जलवायु के प्रभाव से विकसित वनस्पतियों का समूह वन कहलाता है, जिनके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि वनस्पति के अध्ययन के दृष्टिकोण से जो ये है, जो वनस्पति होते हैं, ये एक पारिस्थितिकी विचार है, जबकि जो वन होते हैं वो आर्थिक इकाई हैं और प्राकृतिक रूप से स्थानीय जलवायु के प्रभाव से विकसित जो वनस्पतियों का समूह है वही वन कहलाते हैं, जिनको निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। जैसे आर्द्र वनस्पतियां हो गए, शुष्क वनस्पतियां हो गए और पर्वतीय वनस्पतियां हो गए। तो आर्द्र वनस्पतियों के बारे में देखें तो आर्द्र जो वनस्पतियां हैं, इस वनस्पति समूह की प्राप्ति 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जो आर्द्र वनस्पति होते हैं इनकी प्राप्ति भारत में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राप्ति होती है और इसके निम्नलिखित उपवर्ग है। जैसे कि आर्द्र सदाबहार वन, इसकी प्राप्ति 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये जो आर्द्र सदाबहार वन है, यह वन क्षेत्र छत्रानुमाकार 5 स्तरीय होते हैं। जैसे कि इसमें 5 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। सबसे एक ऊंचा होता है, उसके बाद नीचे वाला होता है। जैसे कि जो दूसरा नंबर का होता है वो ट्री होता है। उसके बाद जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के होते हैं, ये तीनों ट्री होते हैं पौधे। उसके बाद जो उसके बाद जो दूसरे 2 होते हैं, 2 उसके बाद जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, 5 प्रकार के इसमें वन पाए जाते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं वन, जो एक बड़ा हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, उसके बाद जो छोटा है, ये 3 प्रकार के ट्री होते हैं। उसके बाद जो 2 प्रकार के होते हैं, ये बेल लताएं होते हैं। उसके बाद जैसे कि सूर्य प्रकाश एवं वर्षा जल प्राप्ति की चाहत में यहाँ वनस्पतियों के औसत ऊंचाई सर्वाधिक पाई जाती है। मैंने ज़्यादा सूर्य प्रकाश जैसे इतने घने होते हैं कि सूर्य प्रकाश यहाँ पर नहीं आ सकते, और सूर्य प्रकाश और वर्षा जल की प्राप्ति के चाहत में यहाँ की जो वनस्पति औसत ऊंचाई से सर्वाधिक ऊंची होती है, यहाँ सर्वाधिक ऊंचा पाई जाती है। और वनस्पति के सघनता के कारण ही ज़्यादा सघन है, तो सघनता के कारण ही इन वनों में धरातल तक सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होती है, तथा वर्षा जल है काष्ठ सरिताओं के रूप में पाया जाता है, और इसलिए धरातलीय वनस्पति के विकास निम्न या अनुपस्थित होती है। और इन वनों में सर्वाधिक काष्ठ लताएं एवं अधिपादक पाए जाते हैं, और इन वनों की शुष्क प्राथमिक उत्पादक सर्वाधिक होती है, और इसलिए यहाँ कठोर तने वाले वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे कि महोगनी हो गए, फिर रोजवुड हो गए, जूनिपर हो गए, तार, बेत आदि की प्राप्ति होती है यहाँ पर। और इन वनों की सघनता, जो ये वनों, यहाँ पे वनों सघनता भी पाई जाती है, जो ये आर्द्र सदाबहार वन है, तो इन वनों की सघनता तथा एक ही स्थान पर किसी एक प्रकार के वनस्पति की अनुपलब्धता से इसका आर्थिक दोहन अत्यंत ही कठिन है। जैसे कि इन वनों की जो सघनता इतनी है, एक ही जगह पर एक ही प्रकार के ज़्यादा पौधे नहीं पाए जाते हैं, ज़्यादा ट्री की प्राप्ति नहीं होती है, अलग अलग ट्री की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका आर्थिक महत्व की वजह से इसकी कटाई भी नहीं होती है। इसका कटाई करना या दोहन करना आर्थिक महत्व से अत्यंत कठिन होता है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय ढालों पर ही पाई जाती है। उसके बाद जो आर्द्र सदाबहार वन है, और उसके बाद दूसरा आती है, जैसे आर्द्र वनस्पति में हमने इसके विभाजित किए थे निम्न वर्गों में। आर्द्र सदाबहार वन हो गए। अब दूसरा आते हैं आर्द्र अर्ध्य सदाबहार वन, दूसरा है अर्ध्य सदाबहार वन। तो इनकी प्राप्ति, जो अर्ध्य सदाबहार वन है, इनकी प्राप्ति सदाबहार वनों से संलग्न, मैंने उसके पास ही संलग्न 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। और इन वनों की कुछ वनस्पतियां अल्पकाल के लिए ही अपनी पत्तियां गिराती हैं, और इसलिए इन्हें अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। और इनकी प्रकृति सदाबहार वन के तुल्य ही होती है, और परंतु सापेक्षित रूप से निम्न सघनता का प्रभाव पड़ता है। और इनकी प्राप्ति पश्चिमी घाट के उत्तरी ढाल प्रदेशों में होता है, तथा अंडमान निकोबार द्वीपों के आंतरिक भागों में इनकी प्राप्ति होती है, जो आर्द्र
जो आर्द्र अर्ध सदाबहार वन होती है, इनकी प्राप्ति पश्चिमी घाट के उत्तरी ढाल के प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप जो है उनके आंतरिक भागों में प्राप्ति होती है। उसके बाद तीसरा आता है आर्द्र मानसूनी वन। आर्द्र मानसूनी वन जो है ये भारत में उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हों, वहाँ ये पाई जाती है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा वनस्पतीय समूह है और यह दुनिया के सर्वाधिक आर्थिक महत्व के वनों में से एक है। और यहाँ जहाँ विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ प्रचुर मात्रा से झुंडों के रूप में पाई जाती हैं और जिनकी सर्वाधिक दोहन अत्यंत ही सरल होता है। पुनः यह दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों का क्षेत्र है और जहां वन संसाधनों की मांगे होती है और यहाँ की जहां वन्य संसाधनों की मांगे यहाँ की वनस्पतियां का अत्यधिक दोहन करता है और इस वनस्पति समूह को आर्द्र पर्णपाती वन भी कहा जाता है। और जिनकी वनस्पतियां चरम शुष्क काल में अपनी पत्तियां कुछ महीनों के लिए गिरा देती है। और यहाँ प्राप्त कुछ वनस्पतियां जैसे साल हो गए, शीशम, महुआ, पलाश, उसके बाद बरगद, चंदन, आम, जामुन आदि की जो वनस्पतियां होती है इनकी प्राप्ति होती है। उसके बाद चौथा आता है मैंग्रोव वन, जिसे मैंग्रोव वन को अनुप वन भी कहा जाता है या गरान वनस्पति या कच्छ वनस्पति भी इसे कहा जाता है। मैंग्रोव वन के बारे में देखें तो यह उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार तल के मध्य पाया जाता है। जो मैंग्रोव वन है ये उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के मध्य ये पाए जाते हैं और ये वनस्पति समुदाय में जैसे कि घास, झाड़ियाँ, वृक्षों का समूह है इस समूह में, और जिसमें प्राप्त वनस्पतियाँ सागरीय, तटीय, लवणीय जल में अपना विकास करती हैं। इन वनों का जटिल परितंत्र में इन वनों का तटीय परितंत्र में अत्यधिक महत्व है जो कि सागरीय पादप एवं जंतु समुदाय के लिए अपनी जड़ों के मध्य प्रजनन एवं निवास स्थल प्रदान करते हैं और यह सागरीय तटीय लहरों से तटीय स्थलाकृतियों की रक्षा भी करते हैं। भारत में प्राप्त प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति जो भारत में प्राप्त प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति है उसमें से सेनोरिटा एवं मैरोबलाना है और यह मुलायम तनों वाली वनस्पति समुदाय कागज उद्योग के लिए भी उत्तम है और कागज उद्योग के लिए उत्तम कच्चा माल है ये। और इसके अलावा इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी प्रचुर मात्रा में किया जाता है और इन्हीं उद्देश्यों से मैंग्रोव वनों को व्यापक क्षति भी पहुंचाई जा रही है। उसके बाद जैसे हमने पहला देख लिया आर्द्र वनस्पतियों के बारे में, जिसमें आर्द्र वनस्पतियों में 4 प्रकार के हैं। इसमें वनस्पति आर्द्र वनस्पति हो गए। आर्द्र वनस्पति में हमने आर्द्र सदाबहार वन देखे हैं। उसके बाद आर्द्र सदाबहार के वन के बाद आर्द्र अर्ध सदाबहार वन, उसके बाद आर्द्र मानसूनी वन और उसके बाद मैंग्रोव वन के बारे में देखें। उसके बाद आता है दूसरा है जो शुष्क वनस्पति है। शुष्क वनस्पति के बारे में देखें तो ये शुष्क वनस्पति है, इनकी प्राप्ति भारत में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जहां भारत में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर आर्द्र शुष्क वनस्पतियों की प्राप्ति होती है और इनसे को निम्नलिखित वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि शुष्क वनस्पति हो गए, शुष्क मानसूनी वन हो गए, शुष्क मानसूनी वन हो गए। तो इसकी प्राप्ति 100 सेंटीमीटर से कम परंतु 60 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राप्ति होती है और जिससे शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जाता है। अब भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत इस वन क्षेत्र में भी अधिकांश वनस्पतियां आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देती है और यहाँ प्राप्त वनस्पतियां भी उत्तम इमारती नस्ल की होती है और जिनकी आर्थिक मांग भारत सहित विश्व में भी है और इसलिए इस वनों का भी अत्यधिक दोहन होता है। जो शुष्क मानसूनी वन होती है ये वहाँ पाई जाती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, लेकिन 60 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ये वनस्पति समूह जो हैं ये शुष्क पर्णपाती वन भी कहलाते हैं और ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तृत भी हैं और इस वन क्षेत्र में भी अधिकांश वनस्पतियाँ जो इस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो अधिकांश जो वनस्पतियाँ हैं आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियों को भी गिरा देती है और यहाँ जो प्राप्त वनस्पतियाँ हैं उत्तम इमारती नस्लों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिससे कि आर्थिक मांग भी है भारत सहित विश्व में भी है और इसीलिए इन वनों का अत्यधिक दोहन भी होता है।
और इन वनों के विनाश के उपरांत इनके स्थान पर सवाना प्रकार के इन वनों के विनाश के उपरांत, जो ये वन है इनके विनाश के उपरांत इनके स्थान पर सवाना प्रकार के घास मैदान विकसित होते हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत का सवाना घास का मैदान हो गया। ये उल्लेखनीय है कि सदाबहार वनों के विनाश के उपरांत उस स्थान पर दोबारा सदाबहार वनस्पतियां नहीं उगती, केवल घास का मैदान ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि अमेजन के वनों के विनाश से उनके स्थान पर कंटेगा हो गए, उसके बाद कैंपोज, सिराडो एवं लेनोस जैसी सवाना घास के मैदान ही विकसित हुए हैं। और शुष्क पर्णपाती वनों की मुख्य वनस्पतियां सागौन, शीशम, उनाम, जामुन, पीपल, सेमल, चंदन आदि ये इसकी वनस्पतियां हैं, मुख्य वनस्पतियां। उसके बाद दूसरा है शुष्क सदाबहार वन। जो शुष्क सदाबहार वन है तो यह कोरोमंडल तट में विकसित होने वाली वनस्पति समुदाय है, जहां नारियल, तार, नीम, इमली, उसके बाद मायरोबलान जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। उसके बाद तीसरा है कटीली झाड़ी वन होते हैं। तो ये भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाली ये वनस्पतियां हैं, और जहां मुख्य रूप से बिखरी हुई कटीली झाड़ियों में पाई जाती है, जैसे कि इसमें बबूल हो गए, बेर, कीकर, खेजड़ी, खजूर आदि की ये वनस्पतियां हैं। और ये वनस्पतियां पश्चिमी राजस्थान के बांगर प्रदेशों के साथ साथ प्रायद्वीप के वृष्टि छाया में मुख्य रूप से पाई जाती है। और यह वनस्पतियां अद्भुत परिस्थितिकी अनुकूल का परिणाम है। और इनकी पत्तियां छोटी होती है, नुकीली तथा कांटों से परिवर्तित हो जाती है, और उसके बाद वृक्षानुमा तथा कठोर होती है। जो इसके वृक्षानुमा है तथा कठोर होती है, मोटी छाल से ढके होते हैं ये। और उसके बाद इनके जो तने होते हैं मोटी छाल से ढके होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर में को कम किया जा सके। और इनके जड़ें लंबी, बिखरी तथा अत्यधिक गहराई तक प्रवेश किए होते हैं, ताकि अधिक से अधिक मृदा के संपर्क में रह सके और मृदा जल अवशोषित किया जा सके। उसके बाद चौथा आता है मरोदभिद वनस्पति, जिसे मरुस्थलीय वनस्पति भी कहा जाता है। जो ये मरोदभिद या जो मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं, ये जल की अत्यधिक कमी के कारण, जहाँ पर जल की अत्यधिक कमी है, तो जहाँ जल की अत्यधिक कमी के कारण मरुस्थलीय भागों में जैविक विकास की दशाएं अनुकूल नहीं रहती है, इसलिए यहाँ अत्यंत ही विरल दशा में बिखरी हुई छोटी झाड़ियां भी पाई जाती है, जिसमें से अधिकांश वनस्पतियां नागफनी प्रजाति की होती है। और इन वनस्पतियों की पत्तियां पूर्णतः कांटों में परिवर्तित हो जाती है, और तना मोमदार पदार्थ के द्वारा ढकी होती है, और जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर अत्यंत ही निम्न हो सकते हैं। और इनकी भी जड़ें लंबी होती है एवं गहरी होती हैं, गहरी माने मिट्टी के अंदर रहती है। और मरुभूमि परितंत्र अत्यंत ही मांगरू परितंत्र कहलाती है। उसके बाद तीसरी आती है पर्वतीय वनस्पति, जैसे आर्द्र वनस्पति देखिए, उसके शुष्क वनस्पतियां। उसके बाद अब पर्वतीय वनस्पतियों के बारे में देखें तो पर्वतीय वनस्पतियों में देखें तो भारतीय पर्वतीय, जो भारत में पर्वत पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, 2 वर्गों में रखा जाता है इसको, हिमालयी वनस्पतियां और प्रायद्वीपीय वनस्पतियां। तो हिमालयी वनस्पतियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पूर्वी हिमालयी, तो जैसे पूर्वी हिमालय के गिरिपाद में प्राप्त होती है। तो गिरिपाद में आर्द्र सदाबहार वनस्पतियां होती हैं, जहां इसकी ऊंचाई 800 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाई जाती है। 1800 मीटर की ऊंचाई तक ये मिश्रित चौड़ी पत्तियों में पाई जाती है, और 2700 मीटर तक ये मिश्रित शंकुधारी वनस्पतियां पाई जाती है। 3600 मीटर पर ये शंकुधारी बन पाए जाते हैं। जैसे कि जो पूर्वी हिमालय है, गिरिपाद में आर्द्र सदाबहार वनस्पतियों की प्राप्ति होती है। और जैसे ही पूर्वी हिमालय के जैसे ऊपर जाते हैं, 800 मीटर ऊंचा जाते हैं, वहां सदाबहार बन पाए जाते हैं। 1800 मीटर अगर ऊंचा जाएं, वहां मिश्रित चौड़ी पत्तीदार वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। 800 उसके बाद 2700 मीटर ऊपर जाएं तो वहाँ मिश्रित शंकुधारी वनस्पतियां पाई जाती है। 3600 मीटर ऊंचा तक जाने पर वहाँ शंकुधारी ही बन पाए जाते हैं। और उसके बाद 4000 मीटर तक अल्पाइन घास का मैदान पाया जाता है। अब 3200 मीटर ऊंचा मिडोज बन पाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा आता है पश्चिमी हिमालय वाले, ये पूर्वी हिमालय हैं जिसमें गिरिपाद है। उसके बाद पश्चिमी हिमालय में गिरिपाद में ही शुष्क मानसूनी पर्णपाती बन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के पश्चिम में यहाँ अगर 1200 मीटर
ऊंचा जाएं वहाँ आर्द्र सदाबहार चौड़ी पत्तियां वाले पत्तीदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। 1800 मीटर ऊंचा तक मिश्रित चौड़ी पत्तीदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। उसके बाद 2300 मीटर ऊंचा तक मिश्रित शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 3200 मीटर तक शंकुधारी वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद 4200 मीटर अल्पाइन घास का मैदान पाया जाता है हिमालय के पश्चिम में, और 4400 मीटर मीडोज भी पाया जाता है यहाँ पर। और पूर्वी हिमालय में वृक्ष रेखा पश्चिमी हिमालय की तुलना में निम्न पाई जाती है। जो पूर्वी हिमालय है तो पूर्वी हिमालय में जो वृक्ष रेखा है पश्चिमी हिमालय की तुलना में निम्न पाई जाती हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पर्वतीय वनस्पतियां आती हैं। तो प्रायद्वीपीय पर्वतीय वनस्पतियां आती हैं, तो इसका प्रतिनिधित्व नीलगिरी करता है, जिससे कि गिरिपादीय क्षेत्र में सदाबहार वन 800 मीटर से 1200 मीटर ऊंचा आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। 1200 से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय शोला वन पाए जाते हैं। उसके बाद बल संसाधन के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां कौन सी आती हैं? तो ये जितने भी वन संसाधन है उसके समक्ष कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं? जैसे कि वन संसाधनों से मानव जाति को विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु लाभ के बावजूद वन एवं वन्य जीव विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें हम दो प्रमुख वर्गों में रखकर दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण है। जो प्राकृतिक कारण है, तो प्राकृतिक कारणों में जैसे वनाग्नि हो गए, चक्रवात हो गए, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, विभिन्न महामारियां हो गए, सहविलोपन, उसके बाद वैश्विक तापन एवं क्लाइमेट चेंज हो गए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कई वनस्पति एवं जंतु जगत विलुप्त हो गए हैं, और तथा कुछ अन्य वनस्पतियों एवं जंतुओं में युक्त परिवर्तन देखने को भी मिलने लगे हैं, और बाह्य प्रजातियों का आक्रमण भी हो सकता है। जैसे बाह्य प्राणियों का आक्रमण की वजह से पर्यावरणविदों के अनुसार, जो पर्यावरणविदों हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया में विलुप्त हो रही पादप एवं जंतु प्रजातियों का चौथा प्रमुख कारण विदेशी पादप जंतु प्रजातियों का स्थानीय वन क्षेत्र प्रदेशों में की वजह से होता है। और जंतु समूह में उदाहरण जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध हो गए। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध में रेहद नदी पर है, और उसके बाद रेणुकूट जिले में उत्तर प्रदेश में है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है रेहन नदी पर स्थित है, रेणुकूट जिले में ये उत्तर प्रदेश में है, और भारत के बड़े बांधों या झीलों में से ये एक है, और इन तमाम बांधों का उद्देश्य बहुउद्देशीय है। उसके बाद मानव जनित कारण देखिए वनस्पतियों के समक्ष चुनौतियां जो आती हैं, तो ये जैसे झुम कृषि की वजह से चुनौती आती है, आवास विनाश हो गए, आवास विखंडन, पशुचारण, उसके बाद निम्नीकरण हो गए, और नगरीकरण, औद्योगिकरण, चयनित फसलों का उपयोग, इलेमो, उसके बाद अवैध शिकार की वजह से इनके समक्ष चुनौतियां आती हैं।